हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 81 करने जा रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 82 2019 की बुक के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ऑफ विच 1000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर पब्लिक। ऑथराइज कैपिटल है, देखो ऑथराइज कैपिटल मैंने क्या बताया था, क्या होती है कि कंपनी मैक्सिमम इतने शेयर इशू कर सकती है, ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन कंपनी इशू कितने कर रही है? 100 शेयर इशू कर रही है, जो ऑफर कर रही है पब्लिक को 100 शेयर कर रही है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, और वो पेबल एज एप्लीकेशन पे 10 रुपए। अलॉटमेंट 1000 शेयर्स वर ऑफर टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। 1000 शेयर ही तो कर रही है, आपने यही लिखा है ना। 100 रुपीज का तो एक शेयर है, कर तो 1000 रही है ना। ठीक है, फिर आगे लिखे एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1800 शेयर्स। अच्छा, 1000 शेयर के ऑफर कर दी पब्लिक को, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 1800 शेयर्स की, 1800 की एप्लीकेशंस आ गई, जिसमें से एप्लीकेंट्स फॉर 300 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 1800 में से क्या हुआ, 300 तो रिजेक्ट कर दिए, और बाकी जो बचे उनको 1000 शेयर्स प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दिए, 1500 को मतलब बाकी 1000 कर दिए। कह रहे एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, क्वेश्चन में ये बात नहीं भी लिखी होती तो भी हम करते हैं। फिर कह रहा है ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुंदर, होल्डर ऑफ 100 शेयर्स। होल्डर मतलब क्या होगा कि वो इतने शेयर होल्ड कर रहा है, दैट मींस अलॉटेड है इसका मतलब। आप इसको अंडरलाइन करके अलॉटेड लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। होल्डर मतलब क्या होगा कि इतने शेयर वो होल्ड कर रहा है, मतलब कि अलॉटेड है उसको इतने शेयर। वो फेल हो गया अलॉटमेंट मनी देने से और फर्स्ट कॉल मनी देने से, ठीक है, और उसके शेयर फोरफिट कर दिए, उसके शेयर फिर फोरफिट कर दिए फर्स्ट कॉल के बाद ही। हिज शेयर्स वर लेटर फोरफिटेड, फर्स्ट कॉल के बाद ही कर दिए, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद कुछ लिखा ही नहीं, कि उसने लिखा है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, और उसके बाद उसके शेयर फोरफिट कर दिए और री इशू कर दिए शाम को 60 रुपीज पर शेयर एट 70 पेड अप। तो 60 कहाँ लिखेंगे, 70 कहाँ लिखेंगे, जब इस पर इस एंट्री पर आएंगे तब आपसे पूछूंगा। फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल जो है वो अभी तक मंगाई ही नहीं है, और क्वेश्चन कह रहा है कि जर्नल एंट्री कर दो और कैश बुक प्रिपेयर कर दो, जर्नल एंट्री कर दो और कैश बुक प्रिपेयर कर दो। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको कैश बुक भी सिखा दूं, कैश बुक भी कैसे बनेगी, बाई चांस पेपर में आ जाए कैश बुक भी, तो अब जरा देखते हैं कैश बुक भी कैसे बनेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस शीट को निकाले तो कैश बुक आपको इस पेज पर बनाऊंगा, क्योंकि साथ साथ चीजें आएंगी दोनों, यहाँ जर्नल एंट्री कर दूंगा, यहाँ कैश बुक बना के दिखाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन तो लिख लें, क्या है क्वेश्चन, एक बार जल्दी से हम जो यहाँ पर कर देते हैं। तो अब मैं ऑथराइज कैपिटल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं सीधा लिखूंगा 1000 शेयर इशू कर रहे हैं, 100 प्लस 25 मतलब 100 प्लस कितना, 100 प्लस 5, 100 प्लस 5, 105 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं, 5 रुपए प्रीमियम है ना। और कैसे कैसे पैसे मंगा रहे हैं जरा देखें, 10, फिर 25, फिर 40 और फिर 30, और ये 25 जो है वो कैसे है, 20 प्लस 5 जो कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल, ये सेकंड एंड फाइनल कॉल, और एप्लीकेशन आ गई 1800 शेयर्स की। अब 1800 शेयर्स को हम 1000 शेयर्स ही दे सकते हैं, तो कैसे कर रहे हैं हम 300 शेयर्स को तो कुछ नहीं दे रहे, नील, रिजेक्ट, और बाकी 1500 शेयर्स को पूरे 1000 शेयर देने हैं प्रो राटा बेसिस पे। मतलब हमारे पास कितने शेयर्स की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है, जो हम अलॉटमेंट में ले जाएंगे 500 की। ठीक है जी, ये हमारा, हमने इसको उतार लिया इतना। और एक बंदा था वो क्या कहता है, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, और उसके बाद उसके शेयर फोरफिट कर दिए। ठीक है जी, यहीं तक के बाद उसके शेयर फोरफिट कर दिए, और फिर रीइशू करें आगे, और वो बाद में देखेंगे हम क्या कितना करें। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री, और साथ में क्वेश्चन में कहा है कैश बुक भी बनानी है, तो कैश बुक हम यहाँ बनाएंगे, कैश बुक, और कैश बुक का हम फॉर्मेट जैसे होता है, आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ा होगा,
ठीक है जी, ये हो गया। हम इसको इस तरीके से करेंगे कि जैसे सिर्फ इसमें बैंक कॉलम है, मतलब कि इस तरीके से डेट, पर्टिकुलर, पोर्टफोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल पोर्टफोलियो, अमाउंट, और ये आपकी कैश बुक तैयार हो गई। ठीक है जी। अब जरा देखना कैश बुक का इस्तेमाल कैसे करना है, जरा समझना। पहली एंट्री जरा हम करते हैं, क्या होगी पहली एंट्री, जरा बताओ कि पहली जर्नल एंट्री क्या करूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी। अमाउंट कितना लिख दूं जी, बता दो जरा, अमाउंट कितना आएगा। 18,000, 18,000। ठीक है जी, 18,000। फिर सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन। ये पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, 1 मिनट, सॉरी है, मेरे माइंड से निकल गया। हाँ जी, पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री होती है ना। तो क्या इसमें बैंक वर्ड यूज हुआ है कहीं पे, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है। तो जिन जिन एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा ना, तो वो जो बैंक वाला जो पोर्शन है वो कहाँ डाल देना है, कैश बुक में। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए गए थे, 18,000। ठीक है जी। सेकंड एंट्री क्या होती है, सेकंड एंट्री बताओ। अब यहाँ पर जो सेकंड एंट्री लिखेंगे वो फर्स्ट के नाम से लिखेंगे, क्योंकि पहले एंट्री तो करी नहीं। मैं इसका फॉर्मेट भी बनाया तो ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। वो पहली नहीं, जहां जहां पे बैंक आना है वो नहीं होगी। 1 मिनट में बना देता हूँ। डेबिट, क्रेडिट, फोलियो, पर्टिकुलर्स, डेट। हाँ जी आयुष आ गया वापस, फिर से सुन लो। पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो मुझे बताओ कि क्या ये बैंक अकाउंट में जाएगी ये एंट्री। हाँ बैंक अकाउंट में जाएगी, मतलब कि कैश बुक में जाएगी, तो मैं यही कर दूंगा ये एंट्री। फर्स्ट नंबर ऐसे डाल के बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 18,000 रुपए। ठीक है जी। तो पहली एंट्री अब हम यहाँ नहीं करेंगे, रिपीटिशन नहीं करेंगे कि जर्नल एंट्री भी करें और इसको लेजर में भी डालें, एक जगह करेंगे। तो ये चीज बैंक वाली एंट्री यहाँ आ सकती थी डायरेक्ट, तो यहाँ डाल दी। अब अगली एंट्री मुझे बताओगे क्या होगी, अगली एंट्री बताओ क्या होगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और क्या टू बैंक भी आना चाहिए वैसे, अगर कैश बुक छोड़ दो, क्या कैश टू बैंक भी आना चाहिए कैश एंट्री में, आना चाहिए ना, क्योंकि 300 शेयर्स को हमने कुछ नहीं दिया, हाँ रिफंड करा है। तो टू बैंक आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर टू बैंक लिखूं या कहाँ लिख दूं इस अमाउंट को, कैश बुक में। बैंक क्या हुआ है यहाँ पर, बैंक यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट होता। तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड कौन सी है, ये है। और किसने करा बैंक को क्रेडिट, बता सकते हो। यहाँ पर मैं क्या, यहाँ क्या लिख दूं, चलो आप लोगों की लेजर पोस्टिंग देखता हूँ, यहाँ क्या लिख दूं, बाय क्या लिखूं। वेरी गुड। यहाँ पर टू बैंक लिख रहा हूँ ना, मतलब तो बैंक क्रेडिट हुआ है। तो बैंक को क्रेडिट किसने करा है, जो उसके अपोजिट में डेबिट है। तो उसके अपोजिट में डेबिट कौन है, शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना लिख दूं, 300 इंटू कितना कर दूं, 300 इंटू 10, 300 इंटू 10 कितना, 3,000। अब यहाँ कितने अमाउंट आ जाएगा फिर, जरा ध्यान से बताना जरा। शेयर एप्लीकेशन में कितना लिखना था वैसे यहाँ, 18,000। अब क्या 18,000 लिखूं या उसमें से 3,000 माइनस कर दूं, क्यों, क्योंकि जब मैंने यहाँ टू बैंक ही नहीं लिखा, उसके 3,000 हटा दिए, तो यहाँ से भी तो 3,000 हटाने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब शेयर कैपिटल में कितना आएगा, जरा जल्दी से बताओ। शेयर कैपिटल में कितना लिखूं, 1,000 इंटू 10, 10,000। और शेयर अलॉटमेंट में कितना लिख दूं, 500 इंटू 10, 5,000। और जो टू बैंक लिखना था 3,000, वो मैंने यहाँ लिख दिया,
बाय शेयर एप्लीकेशन में। कैश बुक की लेजर पोस्टिंग मेरे ख्याल सबको आती होगी, आपने 11th क्लास में पढ़ी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सेकंड एंट्री, ठीक है, वैसे ये थर्ड एंट्री है बट अब यहाँ सेकंड एंट्री के नाम से लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ तो हम सीरियल वाइज चलते हैं। अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन नहीं, शेयर अलॉटमेंट है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, ये एंट्री होगी। जरा इसका अमाउंट बताओगे कितना कितना आएगा? शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखूं? 1000 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 25,000। शेयर कैपिटल में कितना? 1000 इंटू 20,000। और एसपीआर में 1000 इंटू 5 5,000। ठीक है जी, खत्म। अगली एंट्री बताओ, एंट्री क्या होती है वैसे? एंट्री क्या होनी चाहिए वैसे? हाँ, नहीं नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से सोच के बोलो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट क्या होगी, कोई बताएगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, सोच के बताओ एंट्री, पूरी एंट्री सोच के बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, आयुष और हर्षिता करेंगे ट्राई। ये गलत है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंट्री जो बोल रहे हैं हिमांशु, वो गलत है। ये कंप्लीट एंट्री नहीं है। बताओ। अब मैं बताता हूँ पूरी एंट्री, कंप्लीट एंट्री क्या होनी थी जो आप लोग नहीं बता पा रहे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर ये कौन बताएगा? जब मैंने पूरी एंट्री पहले सबको ही लिखवा देता हूँ, यहाँ क्रॉस भी लगा हुआ है। फिर तो मुझे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो मुझे तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। यहाँ पे बैंक नहीं डेबिट करूंगा, उसके अलावा जो डेबिट है वो तो करूंगा या नहीं? जैसे यहाँ पर बैंक क्रेडिट नहीं कर रहा, लेकिन उसके अलावा जो क्रेडिट थे वो तो करे थे ना। बात समझ आई? इस पहली एंट्री में टू बैंक भी आना था, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो कैश बुक में जाना था, लेकिन बाकी जो क्रेडिट थे वो तो लिखे थे। ऐसी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करूंगा, लेकिन कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट तो लिखूंगा कि वो भी ना लिखूं? यस और नो? समझ आई है ये एंट्री की नहीं आई है? और बाकी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट किसने करा उसको डेबिट? मुझे बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ बैंक वाली एंट्रीज कहाँ लिखनी है हमें? कैश बुक में। तो बैंक वाली एंट्री तो यही लिखूंगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो बैंक अकाउंट को किसने डेबिट करा है, उसके अपोजिट में क्रेडिट कौन हुआ है? तो टू शेयर अलॉटमेंट लिख दूं यहाँ पहले तो। और कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हुआ है तो वो तो यही लिखूंगा ना, कि कॉल्स इन एरियर भी यही लिख दूं कहीं? बताओ जरा। हाँ, और कॉल्स इन एरियर डेबिट हुआ है तो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कौन हुआ है? टू शेयर अलॉटमेंट हुआ है तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखूंगा। अब हमें वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि शेयर अलॉटमेंट में कितने पैसे नहीं आए, कितने पैसे नहीं आए, जरा उसको समझते हैं। तो वही करते हैं, उसके लिए तो आपको पता है कैसे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। 1500 शेयर्स वालों को 1000 शेयर इशू करे थे, और ये जो बंदा है क्या नाम है उसका, सुंदर, वो उसको 100 शेयर अलॉट हो रखे हैं, क्योंकि लिखा है होल्डर ऑफ 100 शेयर। तो मुझे बताओगे कितना आएगा ये? 150। इसका मतलब उसने जब अप्लाई करा होगा कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा? 150 शेयर्स के लिए। और उसको अलॉट कितने हुए? 100 शेयर्स। तो आपको पता है ना कैसे निकालते हैं? पहले क्या निकालेंगे कि उसका एप्लीकेशन मनी कितना आया है। एप्लीकेशन मनी जब उसने दिया होगा कितने शेयर्स पे दिया होगा?
150 शेयर्स पे कितना दिया होगा? 10 रुपए दिए होंगे, तो कितने पैसे आए उसके? 1500 रुपए। उसके बाद लेकिन हमने उसको शेयर दिए कितने? 100 दिए, तो उसके हिसाब से उसके आने कितने चाहिए थे? 1000 रुपए। तो उसका एक्सेस मनी हमारे पास कितना पड़ा हुआ था? 500 रुपए। अब हम उससे अलॉटमेंट मनी मंगाएंगे। जब हमने उससे अलॉटमेंट मनी मंगाई होगी तो कितने शेयर्स पे मंगाई होगी? 100 शेयर्स पे। कितने पैसे मंगाए होंगे? 25 रुपए, क्योंकि 25 रुपए है अलॉटमेंट मनी। लेकिन हमारे पास उसके एक्सेस मनी पड़ा हुआ था 500 रुपए। तो एक्चुअल में उसके पैसे आने कितने थे? 2000 रुपए, जो कि उसने नहीं दिए, जो कि उसने नहीं दिए। तो कॉल सिनेरियो कितना हो गया? 2000 रुपए। तो कॉल सिनेरियो में कितना डेबिट कर दूं? 2000 रुपए। और शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आना था वैसे बता सकते हो क्या? शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आना था? शेयर अलॉटमेंट में वैसे कितना आना चाहिए था? 25,000 रुपए। 25,000 में से ऑलरेडी कितने आए हुए थे? 25,000 में से ऑलरेडी कितने आए हुए थे बताओगे? 5,000। तो कितने आने चाहिए थे? 20 में से कितने नहीं आए? तो आए कितने? तो बैंक में कितना डेबिट कर दूं? और शेयर अलॉटमेंट में यहाँ पर तो कितना क्रेडिट लिख दूं? 2000। तो अगर आप ध्यान से देखो शेयर अलॉटमेंट, जो अगर मैं यहाँ पूरी एंट्री लिखता, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट यहाँ 20,000 से आना था ना, 25 माइनस 5 20,000। तो अभी भी तो 20,000 से आया है, 2,000 ये रहा और 18,000 ये रहा। तो शेयर अलॉटमेंट तो 18,000 से क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ? और बैंक आपका शेयर अलॉटमेंट मतलब 20,000 से क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ? 18,000 से ये हो गया और 2,000 से ये हो गया, 20,000 से हो गया। और बैंक आपका डेबिट कितने से होना था? 18,000 से। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड कितने से डेबिट हुई है? 18,000 से। क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही? समझ आ रहा है कि नहीं? फोर्थ एंट्री बताओ जरा आप। फोर्थ एंट्री अब वैसे मत सोचना, मतलब हम एक एक स्टेप करके चलना। अलॉटमेंट वाली बात हो गई है, अब क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल। तो क्या एंट्री करूं? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना लिख दूं? 1,000 इंटू 40। तो कितना आ जाएगा? 40,000 और 40,000। फिफ्थ एंट्री। वेरी गुड। वैसे एंट्री क्या होनी थी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लेकिन बैंक अकाउंट हम बना रहे हैं तो इसलिए यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देख लेते हैं कितना आएगा। वर्किंग नोट्स हमारे पास बने हुए हैं। अगर हम फर्स्ट कॉल की बात करें, फर्स्ट कॉल की, तो हमें पता है 100 शेयर है उसके पास, 100 शेयर है ना उसके पास। और कितने रुपए नहीं दिए उसने? 40 रुपए। तो टोटल कितने नहीं दिए? 4,000 नहीं दिए। तो कॉल से नहीं तो कितना हो गया? 4,000 4,000। तो मुझे बताओ कि 40,000 में 4,000 नहीं आए तो कितने पैसे आए होंगे? तो यहाँ कितने लिख दूं? 36,000। क्लियर? अब बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब हम उसके शेयर क्या करेंगे? फोरफिट। क्या एंट्री करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट और टू शेयर टू कॉल से नहीं। बस ऐसे लिख दूं ना? बताते नहीं हो सही। हाँ, कि मैं करूंगा उसको, है ना? एसपीआर भी तो डेबिट होगा क्योंकि एसपीआर उसने नहीं दिया। अब शेयर कैपिटल में कितने लिखूं? वैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ 100 शेयर है उसके पास। अब ऐसे इसको वो मत कर देना, बट वैसे समझ लेना 100 शेयर है उसके पास, ठीक है? अब कितने पैसे मंगवाए हैं हमने उससे अभी तक?
40 तक इधर इधर मतलब 30 हटा दो 100 में से तो 70 रुपए। तो 70 इंटू 100 कितना हो गया? 7000। एसपीआर उसने कितना नहीं दिया? 100 इंटू 5 कितना हो गया? नहीं, 500 हो गया। 100 इंटू 5 कितना होता है? 500 होता है। और कॉल सिनेरियर कितना है? बड़ा आसान है निकालना। 2000 और 4000 एक ही बंदा है तो कितने हो गए कॉल सिनेरियर? 6000। 2 और 4 6000। तो शेयर फोरफिटेड में कितना आएगा? वो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। 1500 रुपये। तो 1500 ही आए थे उसके। अब 1500 यहाँ लिख देंगे। क्या मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ठीक है जी, इसको करा बंद। अगली एंट्री बताओ। री इशू करेंगे। एंट्री क्या लिखूं यहाँ पे? जल्दी से बता दो। नहीं, कुछ तो आएगा यहाँ। कुछ तो आएगा। पूरी एंट्री बोलो पहले, फिर आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ कुछ आएगा। हाँ, पूरी एंट्री क्या होनी थी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इसमें लॉस हुआ है इसलिए शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट होएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से, हाँ मतलब कि इसलिए, लेकिन इसमें कैश बुक बनानी है इसलिए कैश बुक तो यहाँ आएगी नहीं। तो बाकी एंट्री यहाँ लिख देंगे। क्या? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट और बाकी यहाँ लिख दूं। यहाँ क्या लिख दूं? टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख दूं, क्योंकि एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बैंक अकाउंट को डेबिट किसने करा है? जो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट है। तो अगेंस्ट में क्रेडिट कौन है? टू शेयर कैपिटल। तो बता सकते हो कितने रुपए का नुकसान हुआ है मुझे? अगर इसमें सीधा नुकसान निकालना चाहूँ तो कितने रुपए का? मतलब 10 रुपए का नुकसान हुआ है पर शेयर, और 100 शेयर है तो कितने का नुकसान हुआ? 1000। और यहाँ भी कितने लिख दूं? और यहाँ भी लिख दूं 1000, है ना? यहाँ तो 1000 1000 ही आएगा। और हमारे पास पैसे आए कितने? 100 शेयर है और 60 रुपए आए हैं, तो कितने रुपए आए हैं? 6000। क्लियर है ये? कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? अब एक एंट्री लास्ट और है। 8वीं एंट्री, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ कितना अमाउंट आएगा जरा ये देखते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है? 1500 रुपए का है। प्रॉफिट हुआ है 1500 रुपए का और लॉस हुआ है 1000 रुपए का। तो एक्चुअल में हमें जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ कितने का? 500 रुपए का। तो हमारा क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। हाँ, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ऐसी है ना, कोई बात नहीं, इससे भी हो जाएगा। अब इधर का भी टोटल निकाल दो एक बार। 36 36 72 72 और 6 78। 78,000। उसमें से 3 गए 75,000 बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट ना, ध्यान रखना, आपने जैसे बैलेंस शीट सीखी हुई है ना, तो वो उसका कोई फायदा नहीं सीखने का। क्यों नहीं सीखने का फायदा? क्योंकि जो कंपनी होती है ना, अभी आपने देखा है इस बुक का नाम कंपनी है, तो कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल ही डिफरेंट होती है जैसे आपने आज तक सीखी है। अब वो कैसी होती है? पूरी बैलेंस शीट जो है ना, वो मैं आपको याद कराऊंगा जब हम थर्ड बुक पर आएंगे। अब जब ये वाली बुक खत्म हो जाएगी, जब हम थर्ड बुक पर आएंगे ना, तो मैं आपको सबसे पहली क्लास में, जो थर्ड बुक की पहली क्लास होगी, उसमें बैलेंस शीट ही याद कराऊंगा कंपनी की। क्योंकि आपने तो कैसे बैलेंस शीट सीखी हुई है, इधर एसेट इधर लायबिलिटी। ये चलती है लेकिन प्रोपराइटर के लिए या पार्टनरशिप में चल जाती है। लेकिन जो कंपनी होती है, और आगे चल के जब आप कहीं जॉब करोगे या कहीं पर मतलब सीए करोगे या कहीं आर्टिकलशिप में जाओगे, तो आपको वहां पर जो बैलेंस शीट्स बनानी पड़ेंगी वो कंपनीज की ही बनानी पड़ेंगी, क्योंकि जो जनरली सीए फर्म जिनके उनके जो क्लाइंट होते हैं वो कंपनीज ही होती हैं। तो आपने जो आज तक बैलेंस शीट सीखी है, अब उसको आप भूल जाओ। और अब कंपनी की नई बैलेंस शीट, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो वो मैं आपको थर्ड बुक जब स्टार्ट करेंगे याद कराऊंगा। मतलब वो देखने में भी आपको ऐसी लगेगी सर ये तो कभी जिंदगी में हमें याद ही नहीं हो पाएगी एक एक चीज, क्योंकि उसमें वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे उसमें लिखा है।
मतलब सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि नहीं जी पहले मैं इन्वेस्टमेंट लिख दूँ, बाद में ये लिख दूँ, या जैसे आप करते आए हो, ऐसा उसमें नहीं चलेगा। तो इसलिए उसको मैं याद कराने की जो ट्रिक होती है, और आपको एक क्लास में वो याद भी हो जाएगी। ठीक है ना? तो आपको बस एक झलक दिखा रहा हूँ कि आप देख के घबराना मत। थर्ड बुक मेरे हाथ में है अभी, तो आपको एक झलक दिखा रहा हूँ बस, कि वो आपको याद करनी है। नहीं, खोली नहीं, कोई बात नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। ये है आपकी बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री नहीं है वो। ये आपको शायद पूरी स्क्रीन पर अब आ गई होगी ये। तो इसमें ना जो चीज़ जहाँ पर लिखी है ना, आपको वैसे ही याद करनी है। और ये आपकी पूरी बैलेंस शीट है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। मतलब मैं तो अपने स्टूडेंट को ये याद करा देता हूँ पहली दूसरी क्लास में, जो थर्ड बुक स्टार्ट करता हूँ तो। तो ये आपके बहुत काम की चीज़ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक 12वीं के स्टूडेंट को कंपनी की बैलेंस शीट तो पता होनी चाहिए, कि कोई आपसे कहे कि मुझे बैलेंस शीट बना के दिखाओ, तो आप ये पूरी उसको बना के दिखा सको। है दम? दम आ जाएगा कब? जब मैं सिखा दूँगा, तो आपको लर्न हो जाएगी। इसकी ट्रिक कैसे याद करनी है, क्या है, तो वो मैं आपको बता दूँगा। तो अब हम तो ये वाले जो बुक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये भी कंपनी ही है। आपको पता है पब्लिक कंपनी के तो बना रहे हैं, ये अलॉटमेंट बनी है। पब्लिक कंपनी तो होती है, जो लोगों को शेयर इश्यू करती है। तो अब इसमें हमें पूरी बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने अभी तक सिखाई भी नहीं। वो मैं सिखाऊँगा थर्ड बुक में, क्योंकि वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना? लेकिन अब यहाँ पर काम कैसे चलाएँ? तो कोई नहीं, अभी आप ये समझो कि ये बैलेंस शीट है। आपको हल्का-सा जैसे आपने अभी देखी है, उस तरीके की दिखा रहा हूँ। ये रही। ठीक है जी? इसमें क्या आता है? पार्टिकुलर्स, नोट, नंबर, करंट ईयर, ये करंट ईयर हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया। अब हम जो पूरी बैलेंस शीट बनाते हैं ना, उसमें हमें करंट ईयर का भी डेटा दिखाना होता है, प्रीवियस ईयर का भी। इसलिए 2 कॉलम बनाते हैं। तो अब जो आपने अभी तक बैलेंस शीट सीखी थी, उसमें क्या था? राइट साइड में एसेट और लेफ्ट साइड में लायबिलिटी एंड कैपिटल होता है। बट यहाँ ऐसे नहीं होता। बैलेंस शीट जो कंपनी की होती है ना, उसमें स्टार्टिंग में आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मतलब एक तरीके ऐसे समझ लो, पहले लायबिलिटीज और फिर नीचे एसेट्स। मतलब इधर एसेट और इधर लायबिलिटी आती थी, अब आप क्या होगा, इधर लायबिलिटी फिर उसके नीचे एसेट आएंगे। इस तरीके से फॉर्मेट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी? और इसमें इक्विटी आता है सबसे ऊपर। अभी मतलब मैं आपको याद नहीं करा रहा, बट मैं अभी जो हमारा पोर्शन का काम का है ना इसमें, ये इस क्वेश्चन में अभी सिर्फ वो बता रहा हूँ। तो इसमें ना सबसे पहले जो पॉइंट लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में ना दो आते हैं, एक आता है शेयर कैपिटल और एक रिजर्व्स। ठीक है जी? तो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, ये दो आते हैं। और इसके आगे हम नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 लिख देंगे। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी इसको रटना नहीं है या क्या है, बस आप समझ लो कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखना है, फिर उसके नीचे इक्विटी लिखना है, और फिर फर्स्ट नंबर डाल के शेयर होल्डर फंड लिखना है, और इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व्स लिखना है, और यहाँ 1 एंड 2 डाल देना, शेयर कैपिटल 1 और रिजर्व में 2। ठीक है जी? ये हो गया अपना। अब आगे समझो जरा। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, अब क्या कर रहा था मैं? हाँ, तो शेयर कैपिटल 1 और रिजर्व्स में 2, और यहाँ फिर इसका टोटल कर देंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे एसेट, यहाँ लिख देंगे टोटल, इसके आगे टोटल आ जाएगा। अब यहाँ एसेट्स, और एसेट में हम लिखेंगे यहाँ पे करंट एसेट, करंट एसेट, और करंट एसेट में लिख देंगे यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
ठीक है, अभी मैं आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं बताई, बैलेंस शीट में कौन सा पार्ट बताया है जो हमारे इस सेकंड बुक में रेलिवेंट है, बस वो बताया है, ठीक है ना। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, वो हम यहाँ अमाउंट लिख देंगे और यहाँ इसका टोटल आ जाएगा और हमारी दोनों साइड हम इसको भी कर देंगे। अब यहाँ मैंने लिखा है नोट 1 और नोट 2। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी अकाउंट्स में क्या होता है ना, ये जो कंपनी के हम अकाउंट्स बनाते हैं इसमें ना, यहाँ पे हम काटा पीटी नहीं करेंगे, यहाँ कुछ प्लस माइनस नहीं करेंगे। हम क्या दिखा देते हैं भाई, शेयर कैपिटल का अमाउंट जो है ना यहाँ पे लिखेंगे और वो कैसे आया है उसके लिए आप नोट नंबर 1 देख लो, जैसे आप करते हो ना वर्किंग नोट्स बनाते हो, तो ऐसे ही ना अकाउंट्स में क्या होता है, इसमें जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो यहाँ काटा पीटी नहीं प्लस माइनस नहीं करते, सीधा अमाउंट लिखेंगे शेयर कैपिटल का क्या है, और वो भी हम निकालेंगे। और वो कहाँ निकालेंगे, नोट नंबर 1 में निकालेंगे। ऐसे रिजर्व का अमाउंट निकालेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे, और ये हम जो निकालेंगे वो कहाँ निकालेंगे, उसकी कैलकुलेशन देखनी है तो कहाँ देखेंगे, नोट नंबर 2 में। और उसको हम इनको क्या कहते हैं, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 बनते हैं बहुत सारे, जब पूरी बैलेंस शीट बनती है तो अलग अलग नोट्स बनते हैं। तो इसका ना एक नाम होता है जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। अब नोट्स टू अकाउंट्स में अभी हमने क्या बोला, नंबर 1, नंबर 1 किसका था, शेयर कैपिटल का। अब हम शेयर कैपिटल निकालेंगे, कैसे निकलेगी जरा देखना ध्यान से, शेयर कैपिटल कैसे निकलेगी। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट है, देख लो क्या लिखोगे। सबसे पहले आप लिखते हो ऑथोराइज्ड कैपिटल, क्या लिखते हैं हम, ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो आप जरा बताओगे, इस क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे आप लोग बताओ जरा कितनी ऑथराइज कैपिटल है इस कंपनी की, ये आप लोग मुझे बताओगे। 2 लाख, वेरी गुड, क्वेश्चन में पहली लाइन में लिखा है, और आप इसको यहाँ ऐसे लिखोगे 2000, क्या है, इक्विटी शेयर्स है या नॉर्मल शेयर्स है, क्या लिखा है 2000, आप बताओ बुक में देख के क्या लिखा है, 2000 इक्विटी शेयर्स या नॉर्मल शेयर्स लिखा है, तो 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है जी। कितना आ जाएगा, आपने कितना बोला था अभी, 2 लाख, क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, और इसके नीचे 2 लाइन लगा दोगे, बस ये खत्म, ठीक है जी। अब ये हो गया ऑथराइज कैपिटल, ये हमने इन्फॉर्मेशन दे दी भाई हमारी ऑथराइज कैपिटल इतनी है। अब आप लिखोगे इशूड कैपिटल, अब क्या लिखोगे, इशूड कैपिटल, और इशू के साथ भी सब्सक्राइब भी उतनी है। मुझे बताओ, क्या हमने स्टार्टिंग में कितने शेयर इशू करे थे, जरा मुझे बताओगे कितने शेयर इशू करे थे स्टार्टिंग में, बताओ जरा जल्दी से, कितने शेयर इशू करे थे। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे इशूड कैपिटल, कितनी लिखेंगे इशूड कैपिटल, 1000 शेयर्स, ठीक है, 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो कितना हो गया, बताओ जरा कितना हो गया, 1 लाख। इसको भी हम ऐसे करके खत्म कर देंगे, ठीक है जी, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है जरा बताओगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, लोगों ने कितनी सब्सक्राइब करी है, जरा बताओगे लोगों ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करा है, 1000 शेयर्स के लिए। बीच में हमने फोरफीट करे थे, लेकिन क्या हमने सारे शेयर रीइश्यू कर दिए दोबारा, हाँ हमने सारे शेयर क्या कर दिए थे, री इशू कर दिए थे, याद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, हेलो हेलो, क्वेश्चन याद है आप लोगों को या दिखाऊं स्क्रीन पर, हमने जितने शेयर फोरफिट करे थे उसके बाद सारे शेयर क्या कर दिए थे, री इशू भी कर दिए थे, वेरी गुड। तो हमने सारे के सारे शेयर मतलब लोगों ने सब्सक्राइब करे हुए, शेयर्स ऑफ रुपीज। अब मुझे बताओगे कितने रुपए की अभी तक हमने कैपिटल इशू करी है, मतलब कितने रुपए इशू करे हैं, क्या पूरे 100 के 100 रुपए की issue? हाँ जी, 70, तो 70 रुपीज ही हमने सब्सक्राइब करवाए हैं ना अभी लोगों से, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ गया ये,
हेलो हेलो, 70,000 आ गया। तो ये वो अमाउंट है जो कहाँ जाएगा, ये वो अमाउंट है जो कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में, यहां पर। कितना हो गया ये, 70,000। अब हम बात करते हैं सेकंड नोट्स टू अकाउंट्स की, और सेकंड नोट किसका है, रिजर्व्स का। सेकंड नोट किसका है, रिजर्व्स का। और पूरा वैसे इसका नाम लिखते हैं हम रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। वहां भी लिख लेते हैं, इसको पूरा ठीक कर लेते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है। तो अब सेकंड नंबर दिया था हमने इसको, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मुझे बताओगे जरा कौन कौन से रिजर्व सरप्लस है हमारे इसमें। देखो, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। तो अगर पहले आपने कैपिटल रिजर्व बोला तो चलो कैपिटल रिजर्व को लिख लेते हैं। पहला है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना आया था, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट था 500। तो कैपिटल रिजर्व के लिख देते हैं 500 रुपए। और दूसरा कौन सा था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसका अमाउंट देखें कितना है, जरा देखोगे। एसपीआर है, एसपीआर 5,000 था जो क्रेडिट करा था। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, एक जगह हमने एसपीआर को डेबिट भी करा था। तो 5,000 में 500 जोड़ दूं या 5,000 में 500 माइनस कर दूं, क्या करूं। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ क्रेडिट है यहाँ डेबिट है। और हमने यहाँ लिख दिया था कि हमारे को 5,000 एसपीआर मिल गया है। लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि 500 नहीं मिला। मतलब यहाँ हमने लिख दिया था कि हमें पूरा 5,000 एसपीआर मिल जाएगा, लेकिन अलॉटमेंट पे किसी ने पैसे नहीं दिए। और वो हमें यहाँ पता चला कि एसपीआर के कितने पैसे नहीं आए हैं, 500 नहीं आए हैं। तो एसपीआर के एक्चुअल में पैसे आए कितने हैं, 4,500 आए हैं। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 5,000। तो मुझे बताओगे यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितना अमाउंट लिख दूं, टोटल कितना आ गया। और अगला क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब जी कैश और बैंक वगैरह जो होते हैं वो। तो जरा देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल हमने कितना लिखा था यहाँ पर, कितना आया था ये। अरे वाह, हमारी तो दोनों साइड इक्वल आ गई, बहुत ही बढ़िया। हमने कंपनी की बैलेंस शीट भी मिला ली भाई आज तो। क्लियर हुआ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो पहले।